हाँ तो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। देखिए, आप लोगों के 22 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 22 फरवरी से। सो आप लोग तो बिल्कुल जो है तैयारी में लगे होंगे, मुझे पता है। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, पहले से ही पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो उन्हें अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अभी लास्ट मोमेंट पर आकर के, लास्ट एंड में आकर के जो है मेहनत कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि भैया बढ़िया से बढ़िया मेरे बढ़िया नंबर बन जाएं, पहले जो है मौज करते रहे, अब जो है यहाँ पर पढ़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उन्हें अब ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। तो उन्हें ही मैं एक सुजेशन देना चाहता हूँ कि 2023 के, अब आप तो 2023 के ही सेट कर पाओगे, 22 के तो नहीं कर पाओगे। तो 2023 के जितने भी सेट हैं उन्हें कर डालिए। मैंने 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को बता रखा है। 2023 के अगर कोई भी बच्चा अभी भी अगर कर लेता है 2023 के सेट, तो मैथ में बिल्कुल बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अब बहुत बढ़िया तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बढ़िया नंबर बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही सुजेशन आप सभी को दूंगा, आप सभी को नहीं यार, जो जिन्होंने कम पढ़ा होगा, जो अभी पढ़ रहे होंगे, उनको उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आपने तो अभी मेहनत कर रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो, तो आपका तो बढ़िया नंबर आएगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 का जो लास्ट सेट है, सेट 8 HI, वो 2023 और 2022 से पहले जितने भी सेट हैं, ठीक है, वो सभी मैंने करा दिए हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और देखो, साइंस के भी मैंने सेट बता दिए हैं 2023 और 2022 के, वो भी आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार बताया है, जितना इंपॉर्टेंट है ये उतना ही इजी भी क्वेश्चन है। देखो, 144 है हमारे पास संख्या, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। देखो, 144 से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 कम 3। तो जो इसका आएगा वो आएगा कितना, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 3 कितनी बार आया, 1 2 बार आया, तो घात इसकी 2 हो जाएगी। हमसे बोला गया था घातों का योग, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए, घातों का योग। देखो, घातों का योग, घात हमारे पास 4 है और 2 है, तो इनका योग यानी जोड़, तो 4 और 2 6, यानी कि घातों का योग 6 होगा। देखो, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लगाता हूँ उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभार फोटो बेकार आता है, क्वालिटी में नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ आपको जो 1 सेकंड के लिए। तो आप जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, इसका जो है आंसर 6 होगा, तो देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल क्या होंगे। देखिए, अभी थोड़ा बैकग्राउंड में आपको शोर मालूम चल रहा होगा, क्योंकि अभी बारिश यहाँ पर हो रही है, तो इस कारण से मुझे, जो आज पूरे दिन भर बारिश हुई है, तो मैं तो जो है राह तकता रहा कि कब बारिश बंद हो, लेकिन बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसलिए मैं जो है बारिश में ही बना रहा हूँ आपका वीडियो, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x² - 4 = 0। हमें इनके मूल निकालने हैं। देखो, मूल कैसे निकलेंगे, मूल बहुत ही सरल है। देखो, x² = 0 है, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। हमारे पास x² बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर स्क्वायर हटा लेंगे तो 4 के ऊपर रूट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो x बराबर, देखो रूट से जब कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में आती है, इतनी बात पता है ना। 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके जो मूल होंगे वो प्लस माइनस 2 होंगे, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया था, समझ में आया, बहुत ही आसान था। इसका जो ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि बिंदु -3, 5 की बाई एच से दूरी बताइए। देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया -3, 5 की बाई एच से दूरी पूछी गई है, तो समझ जाइए एक्स वाला उत्तर होगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, -3, 5 है, ठीक है, हमें इसकी बाई एच से दूरी बतानी है कितनी होगी। तो अगर आपसे बाई एच से पूछे जाए तो समझो एक्स वाला उत्तर होगा, ये एक्स है और ये बाई है, हमसे बाई एच की दूरी पूछी गई है, तो ये एक्स वाला, जो ये एक्स वाला है, ये हमारा आंसर होगा। तो जो दूरी हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -3। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अगर बाई एच से पूछी जाए तो एक्स वाला उत्तर है, अगर एक्स अक्ष से पूछी जाए तो बाई वाला उत्तर है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है, वो हम नहीं बता पाएंगे अभी आपको, ठीक है। इसका इतना समझ जाइए कि भैया बाई एच से पूछी तो एक्स वाला उत्तर है, और एक्स अक्ष से पूछी जाए तो बाई वाला उत्तर होगा, ठीक है। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में आने के हाईली चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 √3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B की माप कितनी होगी, यानी कोण B कितना होगा वो हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC सबसे पहले बना लो। देखो कोई भी आप 3 एंगल का एक त्रिभुज बना सकते हैं, मैंने ऐसा बनाया, आप ऐसा ही बना सकते हैं। देखो ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, इसमें हमको कुछ दिया गया है। ऊपर देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो AB है वो 6 √3 है। ठीक है, 6 √3 सेंटीमीटर है, और जो AC है ये वाला, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और जो BC है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें कोण B निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो कोण B होगा वो हमको बताना है, इसकी माप क्या होगी। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे करते हैं। हल यहाँ से कर रहा हूँ मैं। हमें क्या दिया गया है, हमें AB बराबर कितना दिया गया है, या इसको पहले ले लो, चलो इसको ले लो। AC बराबर क्या दिया गया है, AC बराबर हमको दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ वर्क कर दो यहाँ पर, तो दोनों वर्क करने पर हमें मिलेगा, देखो स्क्वायर इधर इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर 144, यानी कि ये समीकरण मान लो पहली। ठीक है, अब यहाँ पर BC को ले लो। देखो BC बराबर हमें कितना दिया गया, 6। अब इधर दोनों तरफ वर्क करो, वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, तो BC के ऊपर स्क्वायर लगा, और 6 के ऊपर जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो 6 6 36 आएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारी सेकंड हो जाएगी। और हमें AB बराबर देखिए दिया गया है, AB बराबर दिया गया 6 √3, तो दोनों तरफ वर्क करो यहाँ पर, तो इधर भी वर्क करो और इधर भी वर्क करो। देखो वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, देखो 6 का वर्क करोगे 6 6 36 हो जाएगा, और √3 गुणा √3, देखिए √3 है, क्या है हमारे पास √3, ये क्या बन रहा है मुझसे माइनस कैसे बन रहा है, √3 की √3 से गुणा करोगे, देखो यहाँ पर √3 कट जाएगा, और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लेना होता है, तो हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, या स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, तो AB स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 3 × 18, 3 × 9 और 1 10, 108, ये चीज़ आ गई। अब सेकंड को और थर्ड को जोड़ दो, क्योंकि 36 और 108 को जोड़ने पर मुझे 144 मिल रहा है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ सेकंड और थर्ड को। ठीक है, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड। देखो BC इधर वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट के और जोड़ दो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 36। देखिए मैं आपको जो है बिल्कुल डीपली बताता हूँ, जैसे मैंने समझा है, जैसे मुझे आता है मैं उसी तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल खुल करके बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर BC स्क्वायर, अब यहाँ पर सोल्व कर दो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 36 और 108 को जोड़ोगे तो आपको 144 मिलेगा। अब आप समीकरण फर्स्ट से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट देखो यहाँ पर 144 है, और ये 144 किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं AC स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पर देख लो इस क्वेश्चन को, हमारे पास है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और बराबर हमारे पास देखो क्या 144, इस 144 की जगह पर मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लिख दो यहाँ पर AC स्क्वायर, बस। अब देखो यहाँ पर क्या लग गई, पाइथागोरस लग गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं का स्क्वायर प्लस उनका योगफल। तो क्या लगी, पाइथागोरस लगी। तो पाइथागोरस बताइए किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बना होगा वो कितने डिग्री का बना होगा, जो कोण B है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक देना चाहता हूँ। देखो जब भी आपको त्रिभुज बताया जाए कोई भी, और उसमें आप उसकी तीनों भुजाएं दे दे और एक कोण पूछे, जैसे कोण B, कोण Q, कोई एक कोण पूछे, तो आपको डायरेक्ट जो है 90 आंसर कर देना है। ऑब्जेक्टिव है तो, अगर सॉल्यूशन मांग रहा है तो पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आप 90 लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टाइम बचेगा थोड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि चित्र में, ये चित्र दिया गया है, बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनवन कोण की माप होगी। अच्छा, अवनवन कोण जो है हमको बताना है कितना होगा। तो अवनवन कोण क्या होता है बेटा, अवनवन कोण वह होता है जो ऊपर बनता है, जो ऊपर से देखने पर आंख से बनी क्षेत्रीय रेखा में वो अवनवन कोण होता है। देखो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें चित्र कुछ दिया गया है। यहाँ पर पहले चित्र को बना लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा आपको। ये जो है, ये दोनों जो है समान दूरी पर हैं, और इसके साथ इसका कोण बन रहा है कुछ। ठीक है, और इसके साथ भी, ये थोड़ा ऊपर हो गया मुझसे, ये थोड़ा ये ऊपर कर दो। ठीक है, ये ऊपर है, मतलब इसकी जो है दूरी इसके समान है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 45 डिग्री बताया गया हमें, और यहाँ पर बताया गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें अवनवन कोण बताने हैं। ये P दिया गया है, यहाँ पर A दिया गया है,
यहाँ Q है, यहाँ V है, यहाँ O है। ठीक है, तो हमें अवनवन कोण बताने हैं, अवनवन कोण की माप बतानी है। अवनवन कोण, अवनवन कोण इसमें बताइए अवनवन कोण क्या है। तो अवनवन कोण वे होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जो ऊपर से देखे जाते हैं। जैसे कि अभी ऊपर कोण कौन सा है हमारा, ये है और ये है, यानी कि कोण A हमको बताना है और जो कोण P है ये हमको बताना है। यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा, इसको आप चित्र के माध्यम से ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे समझो यहाँ पर बात को, ये पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो इस 90 डिग्री से ये वाला जो हमें सिर्फ ये चाहिए, तो इस पूरे में से इस 60 को घटा दो, ये वाला घटा दो इतना वाला। तो 90 से जब आप 60 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पर समझो बात को कि पूरा का पूरा 90 है, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, ये इतना तो हमको चाहिए नहीं, तो इतना जो है पूरे 90 से, इस पूरे से मैं इतने को घटा दूंगा, यानी कि इस पूरे 90 से मैं इस 60 को घटा दूंगा, तो 30 हमारे पास बचेगा। ये हमारा जो होगा 30 होगा। ठीक है, और अब ये देख लीजिए क्या होगा। देखो यहाँ पर जो है कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये 45 बन गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास पूरा, अगर देखो इससे अगर 45 बन रहा है तो इससे भी यहाँ पर भी 45 ही बनेगा, इसमें भी ये 45 है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर लंबवत है तो 90 डिग्री बनेगा। देखो ये 45 पूरा का पूरा 45 है, ये 90 है। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में देखो क्या है, यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये योग 180 होता है। कहने का मतलब ये कोण O प्लस कोण B प्लस कोण A कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखो कोण O जो है हमारे पास ये 45 है, कोण जो B है वो 90 डिग्री है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कोण A जो है यहाँ पर पता करना है, और बराबर 180। तो इन्हें आप जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा ना, हाँ 90 100 135 हो जाएगा। और ये प्लस का कोण A बराबर 180, तो कोण A बराबर 180 प्लस का 135 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण A बराबर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। देखिए कोण A कितना आया, 45 आया, 45 डिग्री आया। और कोण P कितना आया, देखो यहाँ पर 30 आया। ठीक है, तो हमारे आंसर जो होंगे, जो अवनवन कोण होंगे वो 45 डिग्री और 30 डिग्री होंगे। ये हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 कामा 30, हाँ ये ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। इसमें हमको बहुलक वर्ग बताना है। देखो यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमसे पूछा गया बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग की जगह पर माध्यक वर्ग या माध्य वर्ग पूछ सकता था। जहाँ तक है माध्यक वर्ग पूछता है और बहुलक वर्ग पूछता है। देखो अगर आपको बहुलक वर्ग निकालना हो या माध्यक वर्ग निकालना हो तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो इस बारंबारता में अगर आप देखेंगे, इस बारंबारता बंटन में, तो 8 सबसे बड़ा है। अब 8 सबसे बड़ा, तो 8 के सामने वाला हमारा बहुलक वर्ग होगा या माध्यक वर्ग होगा। हमसे बहुलक वर्ग पूछा गया, तो हमारा जो 3 से 5 है, ठीक है, 8 के सामने 3 से 5 है, यही हमारा आंसर होगा, यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, समझ गए। बारंबारता में सबसे बड़ा देखना है, उसके सामने जो हो, उसके जो ऊपर हो, ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल होता है। बहुलक वर्ग अंतराल बोलो या आप बोल सकते हो माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे दिए गए चित्र में, ये चित्र हमको दिया गया है, हमें कोण AOB निकालना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, हमें यहाँ पर एक जो है वृत्त दिया गया है सर्वप्रथम। ठीक है, एक वृत्त दिया गया है और यहाँ पर इसका केंद्र O है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं इस पर डाली गई हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 70 डिग्री का एंगल बन रहा है और इससे जो है इस स्पर्श बिंदु से मिलाया गया इस केंद्र को, और यहाँ से इसको मिलाया गया है। यहाँ A है, यहाँ B है, ये P है। हमें यहाँ का कोण जो है निकालना है, कोण AOB। ठीक है, AOB हमको पता करना है क्या होगा। देखो यहाँ पर जो है 70 है। अगर आप प्रमेय 10.1 को याद करें तो प्रमेय 10.1 के हिसाब से देख लो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्रमेय 10.1 के अनुसार
आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा, कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो 90 90 ये और 70, ठीक है जी। और ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज AOBP एक चतुर्भुज है। तो देखो यहाँ पर चूंकि, इसलिए यहाँ ये देख लीजिए, इसलिए जो कोण A होगा वो 90 डिग्री होगा, और कोण B ये भी 90 डिग्री ही होगा। ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। चलो अब हमारे पास देखो, चूंकि इसलिए AOBP चतुर्भुज है। अब बताइए चतुर्भुज है कि नहीं। देखो एक चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं होनी चाहिए। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, यानी कि चतुर्भुज है ये। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इतनी बात पता है कि नहीं पता है। तो कहने का मतलब अगर कोण A और कोण B और कोण O और कोण P इनको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ये चतुर्भुज है, इसका मतलब इनके चारों कोणों का योग 360 होगा। आप समझ लो यहाँ पर कोण A आपका 90 है, कोण B भी 90 डिग्री है, ठीक है, और कोण O हमको निकालना है। कोण P जो है हमारे पास 70 डिग्री है एंड ये 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इन्हें आप जोड़ लीजिए, ये 90 90 180 हो जाएगा, और ये 70 जोड़ देंगे इसमें तो 7 7 14 15 250 आएगा, 250 आएगा, 250 डिग्री। ये प्लस का O बराबर हमारे पास 360 है। अब देखो यहाँ से कोण O बराबर हमारे पास 360, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कोण O बराबर, देखो इससे घटा दो अब यहाँ पर, तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर कोण O को रोका, यहाँ पर ये प्लस का था इधर भेज दिया। अब घटा दो यहाँ 360 से 250, 0 में से 0, 6 में से 5 गए 1 और 110। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारा वो कितना बनेगा, 110 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कोण जो, इसलिए कोण AOB बराबर होगा 110, ठीक है। ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 2 और k + 6y = 3 का एक अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो यहाँ पर रैखिक समीकरण दी गई हैं और इसका एक अद्वितीय हल बताया गया है और हमको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ में दो रैखिक समीकरण दी गई हैं, 2x + 3y = 2 और एक है, इसको मान लो पहली, ठीक है, और एक और दी गई है हमें k + 6y = 3, ठीक है। 3 बोलो, यहाँ पर ये समीकरण सेकंड है। बोला गया है इनका जो है का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अच्छा अद्वितीय हल है, ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। अभी समझो यहाँ पर बात को, ये k है, ये हमको बताना है क्या होगा। देखो अद्वितीय हल है, कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है A1/A2 ≠ B1/B2, ठीक है। ये चीज कभी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि जब कोई भी बराबर नहीं होता तब अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो बात को, अब A1 A2 B1 B2 ये कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। देखो ये पहला वाला A1 B1 और C1, ये A2 B2 और C2। देखो यहाँ पर A1 कितना है हमारे पास 2 है, A2 कितना है हमारे पास k है ना, और ≠ B1 हमारे पास 3 है और B2 हमारे पास 6 है। देखो 3 कम 3, 3 दूना 6, k की 1 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर देख लो हो गया k कम k और 2 दूना 4, तो k ≠ 4, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, k ≠ 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमको दिया गया क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो हमें 1 + tan² थीटा का मान निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, 1 + tan² थीटा का मान निकालना है हमें। अच्छा 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है, sec² थीटा,
होता है कि नहीं होता? आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर 60 डिग्री रख दीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखो सेक है, सेक लिख दो। अब देखो थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60 है, ठीक है, और स्क्वायर लगा दो क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहाँ से देखो सेक 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक का होगा 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1, 3, 5 डॉट 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 का 5वां पद क्या होगा? 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक AP गिवन है जो कि 1, 3, 5, कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है, का 5वां पद हमको पता करना है। चलिए देखिए, इसमें से सबसे पहले प्रथम पद A और D निकाल लो। देखो प्रथम पद A जो पहला वाला जो होता है वो A होता है, तो A हमारा पहला पद है। पहला पद देखो A क्या है, A हमारा प्रथम पद है, तो इस AP का प्रथम पद 1 है, तो A बराबर 1। और D कैसे निकलता है? दूसरे पद से पहले पद को घटा करके, या आगे वाले पद से पीछे वाले को घटा करके निकलता है। देखो 3 से ये दूसरा पद है, दूसरा पद हमारा 3 है, और उससे पीछे का पद घटा दो, 1 घटा दो, तो 3 में से 1 जगह 2 बचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 से 3 गया 2, 7 से 5 गया 2, तो आगे वाले से पीछे को घटाने पर हमें सार्वंतर मिल जाता है। डी क्या है? डी सार्वंतर है। हमें 5वां पद निकालना है। देखो इसलिए 5वां पद, देखो 5वां पद बोला तो A + 4D होगा। अगर 8वां पद होता तो A + 7D होता। 20वां पद होता तो A + 19D। 15वां पद A + 14D। मतलब एक जो है कम आपको लेना है हमेशा, ठीक है। A कितना है हमारे पास? 1 है, +4 × D, D कितना है? 2 है। तो यहाँ से देखो 1 + 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 हमारा आंसर होगा, यानी 5वां पद। इसके आगे का अगर 5वां पद होगा वो 9 होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर केवल एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन 11वां। 2 सिक्कों को एक बार उछालना है, नहीं एक साथ उछालना है, तो एक सिक्के को सबसे पहले देखो कुल परिणाम क्या आएंगे। सबसे पहले वो देखो कुल परिणाम, सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी वो देखो। अगर एक सिक्कों को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दूसरे को उछालेंगे तब भी हेड या टेल ही आएगा, तो हमारे कुल परिणाम यहाँ से निकल जाएंगे। देखो हेड की हेड से आप कर सकते हो तो हेड आएगा, ठीक है। हेड की टेल से होगी तो हेड टेल, टेल की हेड से करोगे तो टेल हेड, और टेल की टेल से होगी तो टेल टेल। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले पर हेड हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आए और दूसरे वाले पर टेल आए, या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आए दूसरे वाले पर हेड, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है। मतलब इतने ही परिणाम हो सकते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर। तो कुल परिणाम हमारे देखेंगे अगर आप तो 1 2 3 4, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास हैं 4। कुल परिणाम हमारे 4 हैं, ठीक है। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? बोला गया है हेड आने की, एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड, यानी कि हेड का मतलब H, आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम, देखो प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर आ गया अब आपके सामने। देखो संभव परिणाम क्या होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो संभव परिणाम होते हैं। तो आपसे एक हेड आने की प्रायिकता, तो बताइए एक हेड किसमें आ रहा है? तो एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, और बाकी तो इसमें 2 2 आ रहे हैं, 2 2, तो केवल एक हेड आने की, तो एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब 1 2 हमारे संभव परिणाम 2 हैं, और कुल परिणाम हमारे पास 4 हैं, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 ये हमारी जो है प्रायिकता होगी, 1/2 हमारी प्रायिकता होगी, ठीक है। 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि घड़ी की बड़ी सुई 5 मिनट की दूरी तय करती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 12, यहाँ पर एक घड़ी है, ठीक है,
उसकी क्या है, एक मिनट की सुई है, ठीक है। एक बड़ी वाली सुई कौन सी होती है, मिनट की है, और उससे बड़ी सेकंड की होती है, सबसे छोटी घंटे की। बताया गया है कि मिनट की सुई है, तो यहाँ पर मान लीजिए 12 पर थी, ठीक है, मिनट की सुई, और फिर मान के चलो यहाँ पर 1 पर आ गई। कि आप कहाँ पर आ गए, 1, मतलब 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक तय किया। यहाँ से यहाँ तक सपोज करो, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मिनट की दूरी इसने तय की। इस मिनट की सुई ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है 5 मिनट में तय की। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमको बताना है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज़ हमसे पूछी गई। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको बताना है। देखो क्षेत्रफल नहीं, कोण। 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण क्या होगा, वो चीज़ हमको बतानी है। देखो सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 मिनट में 30 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनता है, 5 डिग्री का कोण बनता है। हाँ पहले निकाल लो यार 1 मिनट में। देखो 1 मिनट में बना कोण, सबसे पहले 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना होगा, 1 मिनट में बना कोण। देखो ये पूरा का पूरा जो है 360 का है, गोला पूरा का पूरी जो घड़ी है पूरे 360 डिग्री पर है, और नीचे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। बस हो गया। तो 6 छंग 36, यानी कि हमारा जो 1 मिनट में कोण बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री। अच्छा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 से गुणा करा देंगे तो 5 छक्का 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसलिए 5 मिनट में बना कोण, देखो 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, हमें निकालना है 5 मिनट का, तो 5 से गुणा करा देगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनेगा 5 से गुणा कराने पर। तो रचित जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा 30। तो जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद x² + 5x + 6 के मूल होंगे। अच्छा मूल निकालने बहुत ही आसान है, 13वां क्वेश्चन है। देखो मूल आप किन विधियों से निकाल सकते हैं, कौन कौन सी विधि इस्तेमाल करके आप मूल निकाल सकते हैं, बताइए। मूल निकालने के 2 मेथड वैसे तो होते हैं, एक होता है गुणनखंड मेथड, एक होता है धराचार विधि, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप अपना सकते हो। तो सबसे पहले हम गुणनखंड जो है हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो गुणनखंड से ही करने का प्रयास करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है कि ऐसी तो संख्या सोचो जिनकी गुणा करें, ये लास्ट वाला है, यानी कि 6 आए, जिन्हें जोड़े या घटाए तो 5 आए। तो ऐसी 2 संख्या सोचो जिनकी गुणा करें 6 आए, जिन्हें जोड़े या घटाए तो 5 आए। तो आपकी संख्या होंगी 3 और 2। 3 और 2 की जब गुणा कराओगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन, x² प्लस इसकी जगह पर वो लिखो जो आपने सोची है संख्या। आपने 3 और 2 सोची तो 3 और 2 लिख दो, x में है तो इसको x में लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस लगाएगा प्लस, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के 3 और 2 5 होंगे, और ये प्लस 6। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप जो है x कॉमन ले लो तो x + 3 आएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो प्लस का है तो x + 3 आएगा। कॉमन वाले को एक साथ लिखना पड़ेगा, और ये 2 बार है इसको 1 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको मूल निकालने हैं तो आपको 0 के बराबर डालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको जो हम 0 के बराबर डालते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो पहला मूल आएगा वो आएगा -2, ये पहला मूल आ गया, ठीक है। और जब आप इसको डालेंगे 0 के बराबर तो आपको मिल जाएगा दूसरा मूल, तो आपको मिलेगा दूसरा मूल, तो +3 हो जाएगा, -3 हो गया, ठीक है। ये पहला मूल है और ये दूसरा मूल है, तो हमारा ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो। तो हमारे दो जो मूल निकलेंगे वो आएंगे -2, -3, ये, ठीक है। -2, -3 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, हाँ इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेखीय युग्म समीकरण y = 0 और y = -5 के हल कितने होंगे, बताइए। 2 हल होंगे, अनंत हल होंगे, आदित्य हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। देखो y = 0 है और y = -5 है। देखो एक बार तो हम हल निकाल लेंगे y = 0 रख करके, हम y = 0 रखेंगे तो हमें कोई मान मिलेगा, तो मतलब एक हल तो ये हो गया। और y = जब -5 रखेंगे तो एक और हल हो जाएगा, तो मतलब एक हल ये और एक हल ये, तो मतलब 2 हल हो पाएंगे इसके संभव है, ठीक है। तो इसके 2 हल होंगे फिर, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, 2 हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के बराबर हल हैं, ठीक है। मतलब बराबर हल है का मतलब इसके मूल जो है बराबर हैं, तो c का मान हमको निकालना है। 15वां क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है, बराबर लिख दो।
बराबर हैं तो हमको ये जो सी है ये हमको बताना है। देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आपको पता है मूल निकालने का फार्मूला, देखो मूल बराबर है इसका मतलब जो डी होगा वो 0 होगा, मूल बराबर है इसका मतलब डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं डी बराबर फार्मूला, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी की जगह पर 0 रखो तो बी हमारा, देखो बी तो हमारा बी ही है और ये 4a है और सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। सोल्व करेंगे तो सी का मान हमको निकालना है, सी बराबर बी स्क्वायर गुणा में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपन 4a। तो बी स्क्वायर अपन 4a कौन सा है इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोस थीटा कामा साइन थीटा और साइन थीटा कामा माइनस कोस थीटा के बीच की दूरी कितनी होगी, हमें बीच की दूरी बतानी है। 16वां क्वेश्चन है, यहाँ हमें को दो बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला जो बिंदु हमारे पास कोस थीटा कामा साइन थीटा है, कोस थीटा कामा साइन थीटा। ठीक है, एक और बिंदु हमारे पास है, एक ये है और एक और बिंदु है हमारे पास, जो दूसरा बिंदु है वो है हमारा साइन थीटा कामा माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी बतानी है, कितनी होगी दूरी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो दूरी निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, दूरी बराबर, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी यहाँ से देखिए निकल जाएगी हमारे पास, देखो x1 x2 y1 y2 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से देखो ये पहला वाला x1 और y1 x2 y2। अब देखो यहाँ पर x2 कितना हमारे पास साइन थीटा है, माइनस x1 हमारे पास क्या है कोस थीटा है, और ये होल स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास, देखो y2 हमारे पास है माइनस कोस थीटा और y1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, देख लीजिए, लेकिन ईजी बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोल दो और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, खोल दो। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह पर साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की देखो a b है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बी हमारा कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस का 2a भी होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसका देखो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ है, पूरा अंडर रूट में है, तो ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 और 1 2 यानी कि हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, रूट 2 हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बीच की तो जो दूरी होगी वो होगी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये चित्र हमको दिया गया है, BD का मान होगा यदि DE समांतर है BC के, ये DE जो है BC के समांतर है तो हमें BD का मान निकालना है। 17वां क्वेश्चन है, देखो एक ट्रायंगल है सबसे पहले तो, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पर और ये ABC त्रिभुज है और ये जो DE है BC के समांतर है, जो DE है ये BC, देखो ये वाली रेखा इसके समांतर है, DE जो है क्या है पैरेलल है BC के। ये हमें यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, हमें BD बताना है। बहुत ही आसान है, कैसे होगा देख लो। जब ये वाली रेखा इसके समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बटा BD। इसलिए बाय थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से AD बटा DV, AD बटा DV बराबर AE बटा EC। अब देखो AD हमको दिया गया है 2, ठीक है, और ये DB बोलो या BD बोलो बात एक ही है। AE 4 है, EC 6 है, तो इसको ऐसे कर दो 2 दूना 4, 2 3 6, BD की 2 से गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 2 BD और ये 3 दूना 6, तो BD बराबर 6 बटा 2। ठीक है, तो 2 3 6, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो BD आएगा वो आएगा 3। ठीक है, ठीक है, तो BD आ गया हमारे पास 3।
इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। क्वेश्चन 18वां, ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमको पता करना है क्या होगा। तो इसको कैसे करोगे, अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दे तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ ऐसे कर लो, सही रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं आपको इजी बताता हूँ हमेशा। देखो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है प्लस 1/, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगर आपने ये आइडेंटिटीज नहीं याद की हैं तो त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणाएं हैं, इन्हें नहीं पढ़ा है, इनको याद नहीं किया सूत्रों को, तो अभी से याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हें जो है कंप्लीट करके रखना कि याद रखेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और 1/कोसेक थीटा अगर होता है तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं साइन थीटा। जैसे कि यहाँ पर 1/कोसेक था तो मैंने साइन लिख दिया, वहाँ के स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा दो बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका जो मान होएगा वो आएगा 1। इतना बड़ा दिया गया था और इसको जो है सोल्व करने पर 1 ही मिलता है हमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां है, कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर वाले घन का वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, घन है हमारे पास, ठीक है। उसकी भुजा हमको दे दी गई है, तो घन की भुजा यहाँ पर लिख दो, चूंकि दिया है घन की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घन का वक्र पृष्ठ। तो बहुत ही आसान है, घन का वक्र पृष्ठ। देखो फार्मूला याद है तो हो जाएगा बिल्कुल। फार्मूला क्या होता है घन का वक्र पृष्ठ निकालने का, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, तो लगा दो बस हो गया। भुजा हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास देखो 6 गुणा 2 गुणा 2 दूना 4 आएगा, तो 6 चौक 24, तो हमारा आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। इसमें आंसर कहीं पर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है बिल्कुल, ऑप्शन डी है। लेकिन इन्होंने, इसमें देख लेता हूँ पीछे क्या है ऑप्शन इसका सही कौन सा है। 19वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यानी कि 8 होना चाहिए था। तो इन्होंने जो है क्या किया, घन की वक्र पृष्ठ की जगह पर घन का आयतन लिख दिया। देखिए जब घन का आयतन निकालेंगे तब 8 आएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे, घन का आयतन देखिए घन का आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा हमारे पास 2 है तो 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 लिखोगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। देखो यहाँ पर 8 कब मिलेगा, जब घन का आयतन निकालोगे। तो कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पर इन्हें घन का आयतन लिखना था। अगर यहाँ पर घन का आयतन पूछता तो 8 सेंटीमीटर सही था, लेकिन घन का वक्र पृष्ठ पूछा गया है तो हमारा आंसर जो होगा वो 24 होगा। तो इसमें से कोई नहीं, अभी तो फिलहाल जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आयतन होता तो ऑप्शन ए सही होता, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा। 2 लगातार संख्याएं, अच्छा लगातार संख्याएं आएंगी तो उनका मासा क्या होगा, लगातार का मतलब समझ रहे हो। जैसे कि अभी 8 आ गई तो तुरंत ही 9 आ जाएगी, तो इनका मासा, या मान लीजिए पहली 24 आ गई, ठीक है, पहले 24 उसके बाद 25 आ गई, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए 13 आ गई तो अगली 14 आएगी, अभी मान लीजिए 28 आ गई तो अगली 29 आएगी। मतलब इनका इनका मासा क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो इनका मासा कुछ नहीं, 1 ही होगा, ठीक है। इनका मासा क्या होगा, 1 होगा। जैसे 8 है यहाँ पर, ठीक है, और 9 है, इसमें मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ इसका मासा क्या निकलता है। तो 8 का देखो करो आप गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो इसका आता है 2 गुणा 2, और इसका 9 का कितना आएगा, 3 गुणा 3 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा।
जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका HCF क्या होगा 1। अगर कोई संख्या लगातार आ रही है, जैसे 2 लगातार संख्याएं आई हैं, 2 लगातार संख्याएं आई तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आप 24-25 का निकालोगे, ये लगातार मैंने ली है तो इनका भी HCF 1 आएगा, इनका निकालोगे तो इनका भी 1 होगा, इनका भी 1 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है, मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, 20 नंबर के थे, बिल्कुल आराम से कर लिए हैं। और इसके बाद हम अगले पार्ट में इसके विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है 2, 4, 6 नंबर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इन्हें भी करेंगे। ठीक है, बाकी इधर हमारा 20 नंबर का होता तो ये 50 नंबर का होगा, तो 50 नंबर हमारे इधर और 20 नंबर इधर। अब की बार जो है ना 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 50 नंबर्स के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, किसी का भी हो, कला का, किसी का भी 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक